उत्तराखंड में आज से सियासी संग्राम शुरू होने जा रहा है। श्रीनगर में भाजपा शुरू करेगी जन आशीर्वाद यात्रा। सीएम पुष्कर सिंह धामी जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। खटीमा में कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इसमें मौजूद होंगे। तो सियासी संग्राम की शुरुआत उत्तराखंड में होने जा रही है। एक तरफ बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी, जनता का आशीर्वाद लेगी, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की खामियों को लेकर परिवर्तन यात्रा कांग्रेस निकालने जा रही है, जिसकी शुरुआत खटीमा से होने वाली है। तमाम बड़े नेता इसमें पहुंचेंगे। एक तरीके से आप इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देख सकते हैं कि आज से जब शुरुआत की जा रही है, आज से सियासी संग्राम की शुरुआत हो रही है, तो बड़े नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत परिवर्तन यात्रा निकालेंगे, जिसमें गणेश गोदियाल भी मौजूद रहेंगे। तो उत्तराखंड में आज से सियासी संग्राम शुरू होने जा रहा है। चुनावों के मद्देनजर ये बहुत अहम है। और कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की आज से शुरुआत होने जा रही है। खटीमा में राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने के बाद इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। प्रथम चरण में 3 सितंबर से 6 सितंबर तक परिवर्तन यात्रा चलेगी। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन जैसे विभिन्न मुद्दों के विरोध में ये प्रदर्शन होगा। तो देखिए, जो तमाम बड़े मुद्दे उत्तराखंड के रहे हैं, चाहे वो महंगाई का हो, पलायन का हो, इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेरेगी। परिवर्तन यात्रा के जरिए जनता को कांग्रेस ये बताएगी कि अब तक क्या नाकामियां रही हैं, किन वादों को बीजेपी ने पूरा नहीं किया सरकार में रहते हुए। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद अहम दिन है, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत बीजेपी करेगी, तो परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कांग्रेस करने जा रही है। और देहरादून से पंकज राणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाइव। पंकज, दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद अहम दिन है और इसी के साथ कह सकते हैं कि उत्तराखंड में सियासी संग्राम की शुरुआत हो रही है। क्या दोनों ही पार्टी की तरफ से कार्यक्रम रहने वाला है? कहां सबसे पहले यात्रा की शुरुआत की जाएगी? कितने दिनों का ये कार्यक्रम होगा? ब्रीफ कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए जया, ये उत्तराखंड में सियासी चुनावों की तैयारी शुरू हो गई है और जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस अब जनता के बीच में जाकर अपने आप को ये प्रूव करने की कोशिश कर रही है कि हम सबसे ज़्यादा हिमायती हैं जनता के, उसी का ये सिलसिला है। उसी के सिलसिले में ये भाजपा और कांग्रेस दोनों की रैलियाँ शुरू हो रही हैं। कांग्रेस की आज रैली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा क्षेत्र खटीमा से शुरू हो रही है, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम पूरी तरह से सिलसिलेवार तय किया गया है। आज खटीमा में शुरू की जाएगी और कुमाऊं के सिंह नगर जिले की 6 तारीख तक ये इसी तरह से हर विधानसभा क्षेत्र में इसका आगाज होगा। उसके बाद अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं। पहले कुमाऊं मंडल को पूरी तरह से कवर किया जाएगा, उसके बाद गढ़वाल मंडल में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की जाएगी। लेकिन उसके सापेक्ष अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की श्रीनगर में एक बड़ी रैली आज जन आशीर्वाद रैली की जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और जो वहाँ के विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री हैं धन सिंह रावत, वो मौजूद रहेंगे। इससे ये बात तो पूरी तरह से कही जा सकती है कि जो उत्तराखंड के प्रमुख दो दल हैं भाजपा और कांग्रेस, तो वो जनता के बीच में जाकर अपने आप को ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जनता की तमाम समस्याओं को किस तरह से समाधान किया है। चाहे सरकार में भाजपा की बात हो या विपक्ष के रूप में कांग्रेस की बात हो। कांग्रेस ने विपक्ष के रूप में जन विरोधी कामों को जो सरकार के रहे हैं उनको उठाकर कोशिश की है कि उनका समाधान हो। लेकिन भाजपा का ये आरोप है कि पिछले 4.5 साल में कांग्रेस की जो नीति रही है वो पूरी तरह से जनता के विरोध में रही है। विपक्ष के रूप में वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए हैं। तो भाजपा पर कांग्रेस का इसी तरह का आरोप है कि 4.5 साल के कार्यकाल में भाजपा जनता के सापेक्ष काम नहीं कर पाई है। जो विकास के मुद्दे थे उनसे पूरी तरह से दूर भाजपा रही है। मुख्यमंत्री बदलने का उत्तराखंड में काम किया है। उन्हीं तमाम नीतियों को लेकर कांग्रेस आज जनता के बीच में जाएगी और ये कोशिश करेगी समझाने की कि भाजपा ने पिछले 4.5 साल में जनता के विकास पर ध्यान न देकर मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है। इस तरह की तमाम रणनीति बनाई गई है और ये एक तरह से चुनावी आगाज है, क्योंकि सितंबर का महीना हो गया और अब से ठीक 6 महीने बाद उत्तराखंड में चुनावों का आगाज हो जाएगा, चुनाव शुरू हो जाएंगे। तो ये रैलियां हैं, चुनावी रैलियां शुरू हो गई हैं। तो कहा जा सकता है कि अब पहले दौर पर प्रदेश के नेता इसमें शिरकत कर रहे हैं, उसके बाद केंद्रीय नेताओं को भी बुलाया जाएगा और फिर चुनावी आगाज पूरी तरह से किया जाएगा और जनता को समझाने की कोशिश की जाएगी कि पूरी तरह से अब चुनावी मूड हो गया है और भाजपा कांग्रेस अपने चुनावी मूड के दौरान किसको कितना लाभ इसका मिलता है? जनता को कौन भरोसा ये दिला पाता है कि वो उसके लिए बेहतर होगा? देखना होगा। हालांकि नतीजे बाकी चीजें साफ कर देंगी। बहुत शुक्रिया आप
आपका फिलहाल के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको दें, महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस का आज प्रदर्शन है। डीएम कार्यालय पर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। मिट्टी का चूल्हा भेंट करेंगी महिला कांग्रेस की नेता। मिट्टी का चूल्हा भेंट करेंगी महिला कांग्रेस की नेता। एक तरीके से महंगाई को लेकर विरोध और इसके साथ ही जो एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर भी नाराजगी है। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोल होगा। मिट्टी का चूल्हा भेंट करेंगी महिला कांग्रेस की नेता और अपना विरोध जाहिर करेंगे। पंकज राणा लगातार हमारे साथ देहरादून से लाइव बने हुए हैं। पंकज, महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस का आज प्रदर्शन है, क्या तस्वीर आज प्रदेश में देखने को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए ये महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन है। महिला कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और खासकर ये रसोई गैस में जो बढ़ोतरी की गई है हाल ही में, उसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। 900 से ऊपर उत्तराखंड में जो गैस है वो ज़्यादा 900 से ऊपर इसका रेट पहुंच गया है, तो उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। महंगाई में उन्होंने तमाम दालों को, तमाम सब्जियों को और उसके बाद डीजल पेट्रोल को भी शामिल किया है, लेकिन मुख्य रूप से जो रसोई गैस है उसके दामों में बढ़ोतरी को लेकर ये विरोध है। 12 बजे जिला कार्यालय में ये पूरी तरह से प्रदर्शन किया जाएगा और डीएम को एक चूल्हा भेंट किया जाएगा। डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चूल्हा भेंट करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से कांग्रेस एक तक परिवर्तन रैली के माध्यम से सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो महिला विंग भी पूरी तरह से अब सक्रिय है और महिला विंग ये कोशिश कर रही है कि महिलाओं को समझाया जाए कि महिला जिस तरह से रसोई में पूरी तरह से काम करती है, घर का संचालन करती हैं और जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है तो उनका पूरी तरह से बजट बिगड़ गया है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से प्रदेश में आधी आबादी वोटिंग की महिलाओं की है, तो महिलाओं को भी महिला कांग्रेस ये कोशिश कर रही है समझाने की कि वो कांग्रेस के साथ आए और महंगाई को कम करने की कोशिश की जाएगी। उसी सिलसिले में आज कांग्रेस का पूरे प्रदेश भर में महिला विंग का प्रदर्शन है, खासकर ये रसोई गैस को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और चुनावी मौसम है पंकज, तो ऐसे में तो हर मुद्दे की अपनी अलग एक अहमियत है और कांग्रेस किसी भी मुद्दे को नहीं छोड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर भी देहरादून से है। मनोहर कांत ध्यानी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। बता दें आपको कि देवस्थानम बोर्ड समिति के अध्यक्ष हैं मनोहर कांत ध्यानी और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। अपर सचिव धर्मस्व को समिति का सदस्य सचिव नामित किए जाने के भी निर्देश है। तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। आपको बता दें कि अपर सचिव धर्मस्व को समिति का सदस्य सचिव नामित करने के भी निर्देश है। तो मनोहर कांत ध्यानी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल चुका है। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड से जुड़ी समिति के अध्यक्ष हैं मनोहर कांत और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्हें दिया है। इसके साथ साथ अपर सचिव धर्मस्व को समिति का सदस्य सचिव नामित किए जाने के भी निर्देश सीएम की तरफ से हैं। तो मनोहर कांत ध्यानी को फिलहाल कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल चुका है। दरअसल देवस्थानम बोर्ड से जुड़ी समिति के वो अध्यक्ष हैं और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। तो लगातार बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से। मनोहर कांत ध्यानी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है, जो कि देवस्थानम बोर्ड से जुड़ी समिति के अध्यक्ष हैं और अब मुख्यमंत्री ने उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। फोन लाइन पर पंकज हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, मनोहर कांत ध्यानी को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला। बिल्कुल, यह देखिए मनोहर कांत ध्यानी को अभी जो देवस्थानम बोर्ड को लेकर समिति गठन की गई है उसका अध्यक्ष बनाया गया था और ये मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में लगभग 15 दिन पहले इसकी घोषणा की थी कि मनोहर कांत ध्यानी सभी तीर्थ पुरोहितों हकूकधारियों से बातचीत करेंगे देवस्थानम बोर्ड को लेकर। उसके बाद वो सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे और रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर देवस्थानम बोर्ड को लेकर फैसला लिया जाएगा। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। मनोहर कांत ध्यानी कैबिनेट स्तर के दर्जाधारी मंत्री होंगे और वो अब पूरी तरह से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर खासकर चमोली और उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों में जो हकूकधारी हैं, पांडा समाज हैं, जो विरोध कर रहे हैं देवस्थानम बोर्ड को लेकर, उनसे बातचीत करेंगे। कैबिनेट स्तर इसलिए भी दिया गया है क्योंकि मनोहर कांत ध्यानी पार्टी के वरिष्ठ और सबसे सीनियर लीडर भी हैं, अध्यक्ष भी पार्टी के रहे हैं। उसी लिहाज से ये कैबिनेट दर्जा भी दिया गया है ताकि वो अपनी सुविधाओं के आधार पर सभी लोगों से बातचीत करते हैं और रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेज सके। बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए।
कांग्रेस में अब ऐसे नेताओं पर गाज गिर सकती है जो बेहद कम एक्टिव रहते हैं। दरअसल 2022 के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस फुल एक्शन मोड में आ गई है और वजह यह है कि ऐसे नेताओं की लिस्ट तैयार हो रही है जो पार्टी के कामकाज में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। तो ऐसे नेताओं पर एक्शन कांग्रेस ले सकती है जो कि एक्टिव नहीं है, क्योंकि चुनावी मौसम है और ऐसे में हर कार्यकर्ता ग्राउंड पर हो, जनता तक पहुंचे, इसकी कोशिश है। विभागों में और कुछ प्रकोष्ठों में या कुछ जगह आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय बड़ी चुनौती है, चुनाव की चुनौती है। विधानसभा चुनाव सामने है और कुछ संगठनों को निश्चित रूप से हमको सक्रिय करना है, उसके लिए लगे भी हैं। और 70 विधानसभाओं में हमने संगठन को सक्रिय करने के लिए, मजबूत करने के लिए, बूथ कमेटियां बनाने के लिए 70 सचिवों को हमने प्रभारी बनाए रखा है। उधर यूकेडी के अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने धारचूला के आपदा प्रभावित जुम्मा गांव का दौरा किया। यूकेडी ने मांग की है कि सरकार को आपदा प्रभावित का फौरन पुनर्वास करना चाहिए। काशी सिंह एरी ने कहा कि साल 2010 में तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से मिलकर उन्होंने विस्थापन का सुझाव भी दिया था। 2010 में सरकार ने 350 गांव संवेदनशील और अति संवेदनशील गांवों को चिन्हित भी किया, मगर आज तक इस पर केंद्र सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ गलोगी पावर हाउस के पास भूस्खलन का निरीक्षण किया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने अधिकारियों को तुरंत पहाड़ के ट्रीटमेंट को लेकर योजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने कहा कि मसूरी एक पर्यटक स्थल है और ऐसे में यहां पर मार्ग बाधित होना कहीं न कहीं पर्यटन व्यवसाय पर भी प्रभाव डालता है। पहाड़ के लगातार टूटने से मसूरी के स्थानीय लोगों के साथ देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी भारी परेशानी होती है। सीएम ने बताया कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पहाड़ के ट्रीटमेंट के लिए फ्रांस की कंपनी से बात की है। फ्रांस की कंपनी को पहाड़ का ट्रीटमेंट करने का काफी अनुभव है। जल्द ही इसको लेकर कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश है। अभी हमने पूरी टीम बुलाई हुई है। मैं यहाँ से जाने के बाद वहाँ पर स्थलीय निरीक्षण करूँगा। सभी पीडब्ल्यूडी विभाग के सभी अभियंताओं, सभी उनके अधिकारियों को वहाँ पर बुलाया है और उसमें देखेंगे कि वो बार बार क्यों भूस्खलन होता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। वहीं मसूरी शिफन कोड से बेघर हुए लोगों के साथ शिफन कोड को विस्थापन करने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मसूरी के शहीद स्थल पर प्रदर्शन किया। इस दौरान शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात की। लेकिन शिफन कोड के लोगों का कहना है कि उनके विस्थापन को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं मिला, जिसकी वजह से लोगों में काफी नाराजगी है। 2 सितंबर को मसूरी में पुलिस ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई थी। इस गोलीकांड में 6 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। 2 सितंबर 1994 को मसूरी के झूला घर में हुए गोलीकांड को याद कर आज भी देवभूमि के लोग सिहर उठते हैं। मसूरी की शांत वादियों के इतिहास में 2 सितंबर ऐसे काले दिन के रूप में दर्ज है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जगह है जहां पर वो पूरा गोलीकांड 1994 पे हुआ था। इसी जगह पर ये पूरा एक ऑफिस था जहां पर पूरे आंदोलन को अंजाम दिया जा रहा था और यहां पर पुलिस की बर्बरता साफ तौर पर देखी गई जब पुलिस ने एकाएक आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। और मेरे पीछे ये वो 6 शहीद हैं जो उस गोली का शिकार हुए और इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। 2 सितंबर का ये वही दिन है जब तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने बगैर चेतावनी के राज्य आंदोलनकारियों पर गोलियों की बौछार कर दी थी। इस गोलीकांड में 6 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। मसूरी गोलीकांड के दौरान पुलिस के डीएसपी उमाकांत त्रिपाठी की भी जान गई थी। कहा जाता है कि वे आंदोलनकारियों पर गोली चलाए जाने के पक्ष में नहीं थे। गोलीकांड में जो आंदोलनकारी शहीद हुए थे उनमें हंसा धने, बेलमती चौहान, बलबीर नेगी, राय सिंह बंगारी, मदन सिंह ममगाई और धनपत सिंह शामिल हैं। राज्य आंदोलनकारियों के मन में हमेशा से टीस इस बात को लेकर रही कि जिस पहाड़ी प्रदेश की खातिर इतनी शहादतें हुई, वो सपनों का उत्तराखंड अभी तक बन नहीं पाया है।
जिन मूल भावनाओं के साथ अलग राज्य बनाया गया, सरकारें अभी तक उन पर खरी नहीं उतर पाई। राज्य आंदोलनकारी आज भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि जिस मकसद को, जिस उम्मीद को लेकर उत्तराखंड का सपना उन्होंने देखा था, वो सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ है। पहाड़ से पलायन बदस्तूर जारी है। जंगल जमीन की बात लेकर जो उत्तराखंड का निर्माण किया गया था, वो उत्तराखंड अभी भी नहीं बन पाया है। मैं सुनील सोनकर, एबीपी गंगा, मसूरी। और चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, अब रुड़की में ही पता चल जाएगी जल की गुणवत्ता। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय में जल की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। नमामि गंगे की मदद से कार्यालय में स्थापित हुई टेस्टिंग लैब और पहले जल की गुणवत्ता की जांच के लिए दून भेजने पड़ते थे सैंपल। तो पहले देहरादून में इसकी जांच होती थी, लेकिन अब रुड़की में ही जांच हो जाएगी। नमामि गंगे की मदद से कार्यालय में टेस्टिंग लैब स्थापित की गई। और अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जलागम विभाग के कार्यक्रम में शिरकत की है। सीएम ने जलागम विभाग और उत्तराखंड सरकार की ओर से गठित कृषक संघों के उत्पाद विपणन केंद्र ग्राम श्री का उद्घाटन भी किया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जब मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें हैं। वहीं कोटद्वार पहुंचे गढ़वाल सांसद और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2/3 बहुमत से जीत दर्ज करने जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने हर वर्ग के लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया, साथ ही कोरोना काल जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी देश में विकास कार्य को जारी रखा, जिसका फायदा उत्तराखंड को भी मिला है। भाजपा सांसद ने कहा कि मोदी सरकार के एजेंडे को उत्तराखंड में भी आगे बढ़ाया जा रहा है। बिजली कर्मचारी मांगों को लेकर एक बार फिर से आंदोलन कर सकते हैं, इस बात की जानकारी मिल रही है। 11 सितंबर को मुख्य अभियंता मुख्यालय के गेट पर बैठक होने वाली है और बैठक के बाद आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। पिछले आंदोलन के बाद से अब तक मांगे नहीं मानी गई हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से रणनीति तैयार की जाएगी और आंदोलन के आसार दिखाई दे रहे हैं। और अब अगली खबर पिथौरागढ़ से है, जहां आसपास के इलाकों में एक बार फिर से गुलदार ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। शहर के आबादी वाले क्षेत्रों में बीते कुछ दिनों से गुलदार नजर आने लगे हैं। एक घर के बाहर घूमता हुआ गुलदार सीसीटीवी में कैद भी हुआ। गुलदार बकरियों और दूसरे जानवरों का शिकार कर रहा है, लेकिन आबादी वाले इलाकों में गुलदार दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है। विभाग भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा कि इलाके में एक ही गुलदार या फिर एक से ज्यादा गुलदार हैं। इन तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि कुमोड़ क्षेत्र में एक मकान के पास जो गुलदार है वो चहलकदमी कर रहा है और सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। हालांकि वन विभाग की मुस्तैदी इस तस्वीर के बाद से बढ़ गई है, लेकिन वन विभाग को इस बात का अंदाजा नहीं है कि एक ही गुलदार है या फिर इनकी संख्या एक से ज्यादा है। वहीं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में MI-17 विमानों को उतारने के लिहाजा से हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। भराड़ी सैंड में निर्माणाधीन हेलीपैड पर MI-17 उतर सकते हैं या फिर नहीं, इसको लेकर गुरुवार को भारतीय एयरफोर्स की टेक्निकल टीम भराड़ी सैंड पहुंची और यहां पर हेलीपैड एरिया का निरीक्षण हुआ। टेक्निकल टीम अपनी रिपोर्ट जल्द ही शासन को भी देगी। भराड़ी सैंड में 280 मीटर लंबे और 70 मीटर चौड़े क्षेत्रफल में हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। यहां एक साथ 3 हेलीपैड तैयार किए जाएंगे। ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि टेक्निकल टीम ने क्षेत्र का वेरिफिकेशन कर लिया है और जल्द ही टीम अपनी रिपोर्ट शासन को पहुंचा देगी। उधर उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध मेलों में से एक नंदा देवी महोत्सव से पहले नैनीताल डीएम ने मेला परिसर का दौरा किया और मेलों में अपनाए जाने वाले नियमों को साफ किया है। मेले में श्रद्धालु मां नंदा सुनंदा के दर्शन तो कर सकेंगे, लेकिन प्रसाद का आदान प्रदान नहीं हो सकेगा। साथ ही नैनीताल के सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी जिला प्रशासन के कंधों पर है। आपको बता दें कि नैनीताल के मल्लीताल में नैना देवी मंदिर परिसर में हर साल मां नंदा देवी महोत्सव का धूमधाम से आयोजन होता है। पिछले साल इस मेले को कोरोना महामारी की वजह से साधारण तरीके से आयोजित किया गया था। मंदिर परिसर में जब पूजा अर्चना होगी तो मंदिर के परिसर के अंदर
40-50 लोगों से ज़्यादा लोगों के रहने की या बैठने की या पूजा करने की, एक साथ रहने की, रुकने की उनको परमिशन नहीं होगी। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे अलग से इंतजाम भी यहाँ पे कर रखे हैं। प्रशासन से लेकर पुलिस के सारे कर्मचारी यहाँ पे तैनात रहेंगे और साथ ही साथ जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो भी